नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, आप सभी को मैरी क्रिसमस की ढेरों शुभकामनाएं। इस समय पूरी दुनिया में क्रिसमस का जश्न मनाया जा रहा है और साथ ही लोग नए साल के स्वागत की तैयारियों में भी जुटे हुए हैं। आज से ठीक 5 दिन बाद 6वें दिन नया साल होगा, नए साल का आगाज होगा। रात को 12 बजे के बाद आप लोग नए साल के आगाज की तैयारियां करते ही हैं। भारत में भी आज क्रिसमस पर बधाइयों का सिलसिला जारी है। राहुल गांधी का सुबह सुबह एक वीडियो संदेश आया है। सबसे पहले उसको देखते हैं। उस वीडियो संदेश को बहुत कुछ है इस पिटारे में, एक एक कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विजुअल में नजर आ रहे हैं, उन पर भी बात करेंगे हम। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इधर हैं तो उधर क्या चल रहा है देश में, इस पर भी चर्चा करेंगे। राहुल गांधी को सुनिए। Merry Christmas and a Happy New Year. Have a great year in 2026. Lots of love to everybody. Thank you. तो राहुल गांधी ने मैरी क्रिसमस कह दिया पूरे देशवासियों को, दुनिया को। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी भी आज सुबह सुबह ही चर्च होकर आए और वहां बाकायदा ईसाई समुदाय के साथ अपनी तस्वीरें और वीडियो बनवाए ताकि दुनिया को दिखाया जाए कि नरेंद्र मोदी किस तरह सभी धर्मों के लोगों के साथ खड़े नजर आते हैं। लेकिन दुनिया की आंखों पर पट्टी नहीं बंधी हुई है दोस्तों कि उसे भारत में अल्पसंख्यकों को डराने धमकाने की वीडियो और तस्वीरें न दिखें। दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, असम, ओडिशा, ऐसे तमाम भाजपा शासित राज्यों में जो खबरें आई है वहां से वो चौंकाने वाली, डराने वाली भी हैं। जहां क्रिसमस की खुशियों पर गुंडागर्दी का ग्रहण लगाया गया है और यह सब हिंदुत्व के नाम पर ही हुआ है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का तो सीधा कहना है कि ये सब प्रधानमंत्री के गुंडे हैं। आइए जरा सुन लीजिए पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं इस मसले पर। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखिए, एक ये तस्वीर देखिए और दूसरी तस्वीरें भी हम दिखाएंगे, आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन पहले सुनिए पवन खेड़ा को। कुछ गुंडे लोग चर्चेज में जाकर, मॉल्स में जाकर तोड़फोड़ मचा रहे हैं, सांता क्लॉज की टोपी खींच रहे हैं, उसको दौड़ा रहे हैं, गुंडागर्दी का एक माहौल बना रहे हैं। एक अजीब सी परंपरा हमने देखी पिछले 10-11 सालों में कि रामनवमी हो या हनुमान जयंती हो तो साहब ये लोग चले जाएंगे मस्जिदों के बाहर डीजे बजा बजा के, उकसाने वाले गाने लगा लगा के नाच रहे हैं। क्रिसमस है तो चर्च के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। आपने कभी सोचा है? मतलब बेवकूफी है, मूर्खता है, गुंडागर्दी है। अपने त्योहार में अपने मंदिर, अपने घर, अपनी सड़कों पर नहीं, मस्जिदों के बाहर जाकर डीजे बजाएंगे। उनके त्योहार में वहां जाकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। क्यों साहब? ये खरपतवार है और ये खरपतवार नतीजा है आरएसएस की जो जहरीले बीज जो इन्होंने बोए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोए हैं, संघ ने बोए हैं, आज से नहीं कई सालों से बो रहे हैं। ये खरपतवार उन्हीं बीजों से निकला है। इनके आचार में हिंसा है, इनके विचार में नफरत है। ये हिंदू नहीं है, ये इनका कोई धर्म हो ही नहीं सकता। इनका धर्म ही नफरत है। तो कम से कम मैं अपने धर्म, अपने देश, अपने समाज को इस खरपतवार से जरूर बचाऊंगा। पूरे विश्व में लोग हंस रहे हैं, हैरान हो रहे हैं कि भारत को हो क्या गया। इतनी पुरानी सभ्यता और इतना डर, सांता क्लॉज की टोपी से डर गए। और खैर ये टोपी की सियासत तो साहब नरेंद्र मोदी जी करते रहे, आज से नहीं कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। कपड़ों से पहचानना, शमशान, कब्रिस्तान, टोपी, यही सब बातें इन्होंने सीखी, यही सब बातें ये सिखा रहे हैं। लेकिन सुबह सुबह खुद चर्च जरूर चले गए। तो इस दौरे सियासत का इतना सा फसाना है कि बस्ती भी जलानी है और मातम भी मनाना है। चले गए, केरला में चुनाव है तो मोदी जी आज चर्च चले गए। गुंडों को अपने नहीं रोक पा रहे, जो इनकी फौज है इनको नहीं रोक पा रहे या रोकना नहीं चाह रहे। ये ऐसी परंपरा है कि जहां स्वामी विवेकानंद जीशु पर्व के नाम से वो मनाते थे और आज भी उनकी याद में आज के दिन रामकृष्ण मिशन पूरे विश्व में जहां जहां एक मिशन है वहां जीशु पर्व मनाते हैं, यानी कि जीसस क्राइस्ट का ये त्योहार मनाते हैं। तो ये समृद्ध परंपरा को इस तरह की खरपतवार, इस तरह के जहरीले जो बीज आरएसएस ने बोए हैं, हम अपने सभ्यता को, अपने धर्म को, अपने देश को इनसे बचाएंगे। तो सुना आपने, इस दौरे सियासत का इतना सा फसाना है। इस बस्ती को भी जलानी है, बस्ती भी जलानी है और मातम भी मनाना है।
तो आप समझ लीजिए कि क्या कुछ चल रहा है इस देश में। तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मैग्नेटो मॉल की, जहां बाहर क्रिसमस के त्यौहार पर सजाया गया था। गुंडे आए, बीजेपी के गुंडे आकर तोड़फोड़ किए चले गए। क्रिसमस पर जिस तरह के उत्पात और चर्चों में तोड़फोड़ की खबरें सब तरफ से आ रही हैं, उस पर अब देश के उन तमाम नेताओं को चिंता हो रही है कि जिनका संविधान में यकीन है, उनको चिंता हो रही है और यह चिंता वाजिब भी है। तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने आज ट्विटर पर जो कुछ लिखा है, सोशल मीडिया पर क्या कुछ लिखा है, जरा आपके सामने रख रहा हूं। लिख रहे हैं यहां तमिलनाडु के सीएम कि बहुसंख्यक समुदाय की सच्ची शक्ति और चरित्र अल्पसंख्यकों को भयमुक्त जीवन जीने का आश्वासन देने में निहित है। जब कुछ दक्षिणपंथी हिंसक समूह बहुसंख्यक समुदाय के नाम पर हमले और दंगे करते हैं, ठीक उसी समय जब माननीय प्रधानमंत्री क्रिसमस समारोह में भाग ले रहे होते हैं, तो यह राष्ट्र को एक चिंताजनक संदेश देता है। मणिपुर के बाद जबलपुर, रायपुर और अन्य जगहों पर अल्पसंख्यकों पर हमलों की खबरें सद्भाव को महत्व देने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अस्वीकार्य हैं। केंद्र सरकार में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत भरे भाषणों में 74% की कथित वृद्धि आगे आने वाले गंभीर खतरे का संकेत देती है। इसीलिए समाज को विभाजित करने वाले दंगाई समूहों पर अंकुश लगाना एक साझा और अत्यावश्यक कर्तव्य है, जिसे दृढ़ संकल्प के साथ लागू किया जाना चाहिए। यह बात तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन कह रहे हैं। तो अल्पसंख्यकों को डराने वाली ऐसी घटनाओं पर विपक्ष के नेता तो चिंता जाहिर कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, बल्कि आज लखनऊ में वो राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करने पहुंच गए, जहां अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 65 फीट ऊंची कांसे की मूर्तियों का अनावरण किया गया। जाहिर है मोदी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी की जमीन तैयार कर रहे हैं। जी हां, बीजेपी की जमीन तैयार कर रहे हैं मोदी। वहां उत्तर प्रदेश में 3 ब्राह्मण नेताओं की मूर्तियां लगाकर बीजेपी उत्तर प्रदेश में अभी से जातिगत समीकरण बनाने में जुट गई है। हालांकि इस पर सवाल भी उठ रहे हैं कि जब मायावती ने दलित प्रेरणा स्थल बनाकर डॉक्टर अंबेडकर और कांसीराम की मूर्तियां लगवाई थीं, तो उसमें बीजेपी को धन की बर्बादी और भ्रष्टाचार सब दिख रहा था। अब वही काम बीजेपी ने क्यों किया? सवाल यह भी है कि मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाने वाले और भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी से कौन सी प्रेरणा लेने का इशारा मोदी दे रहे हैं। और सवाल यह भी है कि क्या उत्तर प्रदेश की सारी समस्याएं दूर हो चुकी हैं, जो इस तरह के आयोजनों में जनता का धन लगाया जा रहा है। ध्यान यह भी रहे दोस्तों कि इसी उत्तर प्रदेश के उन्नाव में गैंग रेप करने वाले बीजेपी के ही पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को अदालत से जमानत मिली, दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिली है और उसकी उम्र कैद की निलंबित जो सजा है उसे निलंबित कर दी गई है, जिसके बाद पीड़िता के हक में कांग्रेस खड़ी हुई है। कल ही पीड़िता ने राहुल गांधी से मुलाकात कर कहा है कि उन्हें कांग्रेस शासित किसी भी राज्य में पनाह दे दें ताकि उनकी सुरक्षा हो। पीड़िता ने राहुल गांधी से सुप्रीम कोर्ट के लिए किसी वकील की मदद की मांग भी की है कि मुझे एक अच्छे वकील की मुझे जरूरत है, वो मुहैया करा दीजिए, उससे उनकी मदद की जरूरत है। सोचिए कि मदद और न्याय की उम्मीद राहुल गांधी से लगाई जा रही है, नेता प्रतिपक्ष से लगाई जा रही है, और मोदी केवल बेटी बचाओ का नारा ही दे रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने तो बिल्कुल सही सवाल किया है कि आखिर बीजेपी का भी नेता इस पर कुछ बोलता क्यों नहीं है? एक भी नेता नहीं बोलता, आखिर क्यों? आइए जरा सुनिए सुप्रिया श्रीनेत को। अव्वल तो अधिकांश चैनलों ने कुलदीप सेंगर को बेल मिलने पर शोज नहीं किए। जिन कुछ लोगों ने शो किए उसमें बीजेपी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। बीजेपी ने अपने स्पोक्स पर्सन, अपने प्रवक्ता नहीं भेजे। तो ये देश की आधी आबादी जानना चाहती है कि हर बार बीजेपी इस देश की बेटियों के खिलाफ आरोपी और दोषियों के साथ ही क्यों खड़ी पाई जाती है? ये कौन सा बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा? क्या आज एक दिन बीजेपी सबके साथ मिलकर ये नहीं बोल सकती थी कि वो उन्नाव की पीड़िता के साथ खड़ी है और दोषी कुलदीप सिंह सेंगर के साथ नहीं?
तो सुन रहे थे आप, यहां पर साफ साफ कई सारे सवाल खड़ी कर रही हैं सुप्रिया सुले। तो वैसे खबर है कि सीबीआई उन्नाव रेप मामले में कुलदीप सेंगर की आजीवन कारावास की सजा के निलंबन के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। लेकिन सवाल यही है कि आखिर सीबीआई ने यह फैसला लेने में देर क्यों की? जमानत का आदेश होते ही इसके खिलाफ अपील क्यों नहीं की गई? आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने बताया है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के फौरन बाद ही स्टे लेने के लिए अदालत का रुख सीबीआई ने कर लिया था। लेकिन यहां क्यों नहीं? आखिर क्यों यहां सीबीआई ने देर की? सुनिए जरा सौरभ भारद्वाज को। देखिए, हमने देखा अरविंद केजरीवाल जी को कोर्ट के अंदर जमानत मिली और रिटर्न ऑर्डर आने में भी 2-3 घंटे लगते हैं, मगर ईडी ने रिटर्न ऑर्डर का इंतजार किए बिना हाई कोर्ट में भाग के पहुंचे और बोला कि साहब मौखिक तौर पे ही आप उनकी जमानत को स्टे कर दो, और हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया। तो इस मामले में क्या उसी केंद्र सरकार की सीबीआई नहीं जा सकती थी? अभी तक का क्या इंतजार किया जा रहा था? और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के मंत्री खुल के एक सजा याफ्ता, एक कन्विक्टेड, एक अदालत द्वारा दोषी पाए गए भारतीय जनता पार्टी के विधायक का बचाव कर रहे हैं, इससे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पूरा जोर इस पे रहेगा कि कुलदीप सिंह सेंगर को बाहर निकालें। और इसके लिए सोशल मीडिया पर लोगों के मन में बहुत गुस्सा है और लोग अब भारतीय जनता पार्टी। तो सौरभ भारद्वाज को आप सुन रहे थे। वहीं पीड़िता की एक चिट्ठी सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना ने पोस्ट की है, जिसमें वो प्रधानमंत्री से मिलने का वक्त मांग रही हैं ताकि अपने साथ हुए अन्याय को बता सके। ये चिट्ठी देखिए, इस चिट्ठी को जरा बाहर लेकर आइए और क्या कुछ लिख रही हैं इस चिट्ठी में उसको जरा पढ़िए। सर्वाइवर्स वांट टू मीट, यहाँ वो योगिता भयाना लिख रही है, लेकिन इस चिट्ठी को जरा और एक्सपोज करें अगर तो यह साफ दिखाई देता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, मैं उन्नाव की गैंगरेप पीड़िता हूं। आपसे मिलकर मेरे साथ हुए अन्याय अवगत करवाना चाहती हूं। आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि मुझे जल्द जल्द मिलने का कृपा कर समय दें। ये बात कह रही है, ये मांग रही है उन्नाव पीड़िता जो है गैंगरेप पीड़िता। 25/12/2025 आज की चिट्ठी है और यहाँ पर ये चिट्ठी लिख रही है प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी और न ही यहाँ अमित शाह, ये दोनों में से कोई भी इस चिट्ठी का कोई भी सुध नहीं ले रहे हैं, संज्ञान नहीं ले रहे हैं। अभी तक मिलने का कोई यहां समय नहीं मिला है। अब गेंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पाले में है कि वो इस चिट्ठी पर कोई संज्ञान लेते हैं या नहीं लेते हैं। बिल्किस बानो प्रकरण आपको याद होगा दोस्तों, बिल्किस बानो प्रकरण में भी बीजेपी ने चुप्पी धारण कर ली थी और उन्हें इंसाफ के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। तो क्या यहां अब उन्नाव गैंगरेप पीड़िता को भी इंसाफ के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी? कांग्रेस का साथ मिल गया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम हर संभव मदद करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि जब देश के अल्पसंख्यकों को डराया जा रहा है, जब देश की आधी आबादी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता में है, जब पीड़ित पर अत्याचार हो रहा है और दोषी के साथ रसूखदार लोग खड़े हैं, तब क्या मोदी ये मानेंगे कि वो अब प्रधानमंत्री पद के लायक नहीं रहे हैं? क्योंकि जितने वादे उन्होंने किए थे सबका खोखलापन जाहिर हो चुका है। और इन सब के बीच क्या नरेंद्र मोदी के सामने आज की तारीख में चुनौतियां ही चुनौतियां हैं? इन चुनौतियों में कौन कौन सी चुनौतियां नरेंद्र मोदी के सामने हैं? नरेंद्र मोदी से ज्यादा इस देश की जनता के बीच कौन कौन सी चुनौतियां हैं? तस्वीरें आप देख सकते हैं, बहुत सारी तस्वीरें आज आ रही हैं क्रिसमस के मौके पे। कहीं खुशियां तो कहीं गम। आखिर गम का माहौल क्यों बन रहा है? यह देश सर्वधर्म संभाव वाला देश होता था। इस देश में हर धर्म की उतनी अहमियत थी जितनी कि आपको हिंदू होने में गर्व होता था, उतनी ही आपको मुसलमान होने में गर्व होता था, उतनी ही आपको क्रिश्चियन होने में या सिख होने में या जैन होने में, बौद्ध होने में आपको गर्व होता था। आखिर ये क्यों आपसे छीना जा रहा है? ये शक्ति क्यों छीनी जा रही है? चर्चा करते हैं, चुनौतियों की बात करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उनसे परिचय करवाता हूं। देखिए, 4 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, प्रफुल्ल कोलखियान जी जुड़े हुए हैं और प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं। आप चारों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी स्वागत है। सीधे सीधे सबसे पहले प्रेम कुमार जी आपके पास आना चाहता हूं। प्रेम कुमार जी, वो तस्वीर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वक्त चर्च में थे, उसी वक्त देश के कोनों से और खासकर उन राज्यों से जो बीजेपी शासित राज्य हैं और बीजेपी के नेताओं की अगर जुबानी कहूं तो डबल इंजन की सरकार वाले राज्य हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, ओडिशा हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, उत्तराखंड हो, इन सब राज्यों में, दिल्ली, इन सब राज्यों में जो हो रहा था, उन तस्वीरों, कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं, कुछ पत्रकारिता के गाइडलाइंस हैं, उस कारण कुछ तस्वीरों को जिसमें तोड़फोड़, मारपीट, ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं, उन तस्वीरों को हम आप तक नहीं पहुंचा पाएंगे दोस्तों। लेकिन आप समझ सकते हैं और खबरों में आप पढ़ चुके होंगे कि चल क्या रहा है, और इन सबके बीच नरेंद्र मोदी, क्या ये डबल स्टैंडर्ड है? क्या ये दो अलग अलग ढंग का चेहरा है? एक चेहरे में जनता को दिखाया जा रहा है कि हम कितने सेकुलर हैं, और एक चेहरे के जरिए यह बताया जा रहा है कि इस देश में क्या चल रहा है और किसकी सरकार है, यह माना जाए। प्रेम कुमार जी, एक चेहरे में कई चेहरे। आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, अच्छे से आ रही जी। एक चेहरे में कई चेहरे हैं, लेकिन जो बात आपने खास तौर से डबल इंजन की बात जोड़ी है, इसके खास मायने हैं। दरअसल आज के दिन एक बार फिर यह साबित हुआ है कि डबल इंजन की सरकार निहायत ही कमजोर सरकारें हैं। उनके वो उपद्रवियों के सामने निहत एक तरह से लाचार हैं, बेबस हैं, वो कुछ कर नहीं सकते। और ऐसा भी नहीं है कि मैं यूं ही कह रहा हूं, अगर ये सरकार चाहे भी तो चूंकि जिस विचारधारा को लेकर ये आगे बढ़े हैं, ये विध्वंस की विचारधारा वाली पार्टी है, तो विध्वंस की विचारधारा को लेकर जिस तरह से ये आगे बढ़े हैं, आज उसी विचारधारा को रोकने की इसका सामर्थ्य इस सरकार में नहीं है, डबल इंजन की सरकार में खास तौर से नहीं है। और डबल का उपयोग इसलिए कि स्थानीय प्रशासन का यह मुद्दा होता है राज्य सरकार के लिए, और राज्य सरकार चूंकि एक ही पार्टी की है, दक्षिणपंथी जो लोग इस उपद्रव में लगे हैं उस विचारधारा का समर्थन करती है, इसलिए ये दिखता है कि वो कितने लाचार हैं, बेबस हैं, और अपने ही देश के नागरिकों का, अपने ही देश के उपासना स्थल का, वो चर्च का, वो की रक्षा कर पाने में विफल है। और एक से कई जो चेहरे हैं उसको अगर देखें तो नरेंद्र मोदी जी देश से बाहर तो मस्जिद में जाते हैं, खूब जाते हैं, 7-8 देश की मस्जिदों में गए हैं, लेकिन देश के भीतर वो मस्जिद में नहीं जाते। देश के भीतर वो जालीदार टोपी पहनने से इनकार कर देते हैं। भाई, नहीं पहनना एक बात है और इनकार करना एक बिल्कुल अलग बात है। तो वो भी हमें दिखता है। और दूसरी तरफ ये भी दिखता है कि जब चर्च में हमले हो रहे होते हैं तब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्च में मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी स्वागत योग्य बात है, वो निंदनीय नहीं है, वो अनुकरणीय है, लेकिन इसमें एक ढोंग और पाखंड है जिस बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर आप चर्च में मौजूद हैं और उसके बाद आपके देश में डबल इंजन की सरकार में चर्च पर हमले हो रहे हैं, तो ये आपकी नालायकी का सबसे बड़ा प्रमाण है, और ये प्रधानमंत्री पद का भी अपमान है। दुनिया क्या देख रही हो? क्या दुनिया ये मैसेज लेगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चर्च में मौजूद हैं तो चर्च का सम्मान कर रहे हैं? दुनिया तो यही देखेगी एक साथ कई तस्वीरें कि एक तरफ नरेंद्र मोदी चर्च में मौजूद हैं, दूसरी तरफ चर्च पर हमले हो रहे हैं, और सिर्फ चर्च पर हमले नहीं हो रहे हैं, क्रिसमस पर हमले हो रहे हैं। भाई, आज मंगलवार नहीं है कि आप कह देते कि हमको हनुमान चालीसा पढ़ने का मन कर गया, और हनुमान चालीसा आपको पढ़ना है तो गिरजाघर वो जगह नहीं है जहां जाकर के आप हनुमान चालीसा पढ़ें। कभी ये जाके मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ रहे होते हैं, कभी सड़क पर मजमा लगाकर पढ़ रहे होते हैं। तो ये इस तरह से हनुमान का, श्री राम का, इन सब का जो दुरुपयोग इन्होंने राजनीतिक रूप से किया है, वो तो एक बात है, चलिए राजनीतिक रोटी सेक रहे थे, लेकिन जिस तरह से मानवता का आप पर हमला कर रहे हैं, सांप्रदायिक सौहार्द पर हमला कर रहे हैं, अपने ही देश की
इंटीग्रिटी पर चोट कर रहे हैं, ये बहुत ही खतरनाक बात है। इसी को तो फांसीवाद बोलते हैं। एक चेहरा दिखाने का होता है और दूसरा चेहरा कुछ और होता है। ये तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। आज दुनिया के सामने हम शर्मिंदा हैं, देश का हर नागरिक शर्मिंदा है कि आप बताइए कि इस देश का हिंदू देश से बाहर, जो कि आप भारतीय बोले, हिंदू हो, सिख हो, कोई भी इस देश का व्यक्ति नागरिक जो एनआरआई बन के दूसरे देशों में है, वहां वो कितना असुरक्षित हो गया आज की घटनाओं के बाद। वहां उन पर हमले होंगे तो कौन उनको बचाने जाएगा? सो आप समझिए। तो जहां दरअसल बहुसंख्यकवाद का विरोध है, चाहे ये बहुसंख्यकवाद हिंदुस्तान में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे किसी और देश में हो, जब बहुसंख्यकवाद बढ़ेगा, उसका पोषण किया जाएगा, तब मानवता शर्मसार होगी और अल्पसंख्यक का जीवन खतरे में होगा। ये बातें हमें समझ लेनी चाहिए। और हम बार बार एक बात बांग्लादेश के संदर्भ में भी कहते हैं कि जब सरकार कमजोर होती है तभी बांग्लादेश के हिंदू असुरक्षित होते हैं। जब सरकार कमजोर हुई है तब बांग्लादेश में हिंदू असुरक्षित हुए हैं। तो इसका कारण साफ है, सरकार इनएक्शन में होती है। घरेलू नीति में भी वही बात है। आज सरकार कमजोर है, इसीलिए चर्च पर हमले हो रहे हैं। अगर सरकार मजबूत होती है, नरेंद्र मोदी एक बार खड़े होकर बोल देते कि यह हिंसा काबिले बर्दाश्त नहीं है, तो क्या हिंसा होती? नहीं होती। लेकिन या तो वो इस हिंसा में शामिल हैं और नहीं तो वो पूरी तरह से कमजोर हैं। तो हमें थोड़ा बोलने में संकोच होता है कि वो हिंसा में सीधे इन्वॉल्व हैं। हम तो यही कह सकते हैं कि वो कमजोर और लाचार सरकार है जो इन उपद्रवी समाज तोड़क शक्तियों को रोक पाने में विफल है। जी बिल्कुल। कैसे आप देखते हैं सिद्धार्थ जी, एक तरफ दो तस्वीरें, इसका जिक्र करना जरूरी और इस पर चर्चा होनी चाहिए। एक तरफ नरेंद्र मोदी जो पहुंचते हैं चर्च में, दूसरी तरफ रायपुर, ये तस्वीर देखिए, नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं प्रार्थना सभा में सुबह सुबह, पूरी दुनिया को ये तस्वीर दिखाने के लिए। अच्छी बात है, दिखाइए, सेकुलर राष्ट्र है ये, दिखाना चाहिए। लेकिन एक यही तस्वीर जानी चाहिए, वो तस्वीर नहीं जानी चाहिए जो रायपुर, जबलपुर, उत्तराखंड, ओडिशा, दिल्ली, इन तमाम जगहों से जो तस्वीरें आई हैं। लेकिन वो तस्वीरें भी, ये रायपुर की तस्वीर है, मैग्नेटो मॉल, वो तस्वीरें नहीं जानी चाहिए। या तो रुकवा देते या, और हनुमान चालीसा पढ़िए, जहां पढ़ना है पढ़िए, किसने रोका है? लेकिन आप जाके चर्च में पढ़ेंगे, आप जाके मॉल में पढ़ेंगे, अगर कोई वहाँ नमाज अगर पढ़ता है तो आप उसके ऊपर क्या क्या नहीं करते हैं। ये सब कुछ अभी हम पिछले 10-12 साल में देख रहे हैं। और परिस्थितियाँ इस ढंग से हो गई हैं कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता रही ही नहीं। जो संविधान हमको धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, जिस संविधान के तहत ये देश चलता है, ये दोहरा चेहरा क्यों सिद्धार्थ जी? क्या फायदा है बीजेपी को इससे? जी सबसे पहले तो बड़े दिन की क्रिसमस की सभी को बधाइयाँ। जितने भी दुनिया में सबसे बड़े बड़े त्योहार मनाए जाते हैं एक दिन के, उसमें क्रिसमस एक ऐसा त्योहार है जो कि दुनिया के सबसे ज्यादा लोग, सबसे बहुसंख्यक लोग मनाते हैं, क्योंकि दुनिया में ज्यादातर देश ईसाई देश हैं, हमें वो भी पता है। इसीलिए ये एक ऐसा त्योहार है जो कि दुनिया भर में मनाया जाता है। हम लोग तो बचपन में स्कूल में भी रहते थे तो क्रिसमस के बड़े दिन की छुट्टियां होती थी। वो छुट्टियों का माहौल है, एक आनंद और खुशी का माहौल होता है। ऐसे में जो आप उत्पात की तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत चिंता का विषय तो है ही, क्योंकि अगर भारत में आप 100 में 80 हैं ऐसा आपको लगता है, इसीलिए दूसरों से बदसलूकी होगी, तो दुनिया के नक्शे पर तो आप 80 में से सिर्फ 10 हैं। विश्व के बहुसंख्य आपको अगर अल्पसंख्यक मानकर आपके साथ बदसलूकी करने लगेंगे तो आपकी क्या हालत हो जाएगी? पहलगाम के बाद यही हुआ ना। पहलगाम के बाद तालिबान और इजराइल को छोड़कर 200 देश में से एक भी देश ने आज तक पाकिस्तान का पी भी नहीं बोला है। मतलब भाजपा अपनी नीतियों से भारत को दुनिया में अलग थलग तो भारत को कर दिया। आज हालत यह है कि बांग्लादेश में किसी हिंदू को पकड़ के जला दिया जाता है। ट्रंप साहब हिंदुओं को बेड़ियों में और सीखों में बांध के कार्गो हवाई जहाज में आपको जबरदस्ती भेज देते हैं और आप कुछ कर नहीं पाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि भाजपा के साथ दिक्कत यह है कि भाजपा के पा में ही, मैं तो कभी कभी हंस विनोद में कहता हूँ कि भाजपा में जो पा है ना, वो पा का मतलब पार्टी कम है और पाखंड ज्यादा है।
क्योंकि उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि वो क्या करेंगे, ये अगर जब तक वो दोहरा चरित्र नहीं करेंगे, पाखंड नहीं करेंगे, तब तक ये होगा क्यों? क्योंकि एक चीज भारत में, आज के वर्तमान भारत में इस बात पर तो विवाद हो सकता है कि भारत में लोकतंत्र मजबूत हुआ है या कमजोर हुआ है, इस बात पर तो विवाद हो सकता है कि सांप्रदायिकता बढ़ी है या घटी है, पर इसमें अब किसी को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि भारत में शराफत खतरे में है और धूर्तता के पौ बार रहे हैं। चाहे वो कुलदीप सेंगर का मामला हो, चाहे ब्रिजभूषण शरण सिंह का मामला हो, उन्नाव का मामला हो, या आज जिस तरह से बड़े दिन के दिन क्रिसमस में आपके विजुअल्स दिखा रहे हैं कि उत्पात का मामला हो, सारी चीजों के जड़ में एक ही चीज है, सारी समस्याओं का जड़ एक ही है, और वो ये है कि किसी भी समाज में, आप किसी भी समाज को ले लीजिए, तो अलग अलग तरह के लोग होते हैं। किसी एक समाज में कमजोर भी होते हैं, ताकतवर भी होते हैं, कोई कुछ अमीर भी होते हैं, कुछ गरीब भी होते हैं, कुछ दुबले भी होते हैं, कुछ मोटे भी होते हैं, सभी तरह के लोग मिलकर एक समाज बनता है। तो अक्सर ये देखा गया है कि जो कमजोर लोग होते हैं वो अपने आप में शरीफ होते हैं, क्योंकि अपने आप में वो कमजोर हैं। मेरे घर में मेरी 80 साल की माँ भी है और मेरा जवान बेटा भी है, मान लीजिए छोटा बच्चा भी है, तो जो जितना कमजोर होगा वो उतना शरीफ होना उसके लिए मजबूरी भी होती है। सिद्धार्थ जी, ये जो तस्वीर है, सिद्धार्थ जी, ये जो विजुअल देख रहे हैं आप, ये विजुअल है बरेली के चर्च के बाहर, देखिए गेट पर ये हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं आज, बरेली उत्तर प्रदेश। जरा विजुअल, जरा साउंड के साथ, अभी आता हूं आपके पास, साउंड के साथ सुना देते हैं। ये चल रहा है चर्च। आप इतनी तकलीफ है तो फिर सत्ता आपकी है, आप कर लीजिए जो करना, मनमाना कर लीजिए, मनमानी कीजिए, लेकिन जरा फुल स्क्रीन सुनिए जरा। सुन रहे थे, ये नमूना है जी। और सबसे बड़ी चीज है कि पुलिस सिक्योरिटी के साथ है, पुलिस भी साथ में है, मतलब फुल प्रोटेक्शन प्रशासन का। जी, तो मेरा तो इन लोगों से कहना है जो कि हाथ वज्र और ध्वजा विराजे गा रहे हैं, उनको ये प्रधानमंत्री मोदी जी को भी कहना चाहिए कि जब वो अगली बार ट्रंप साहब के साथ मिले तो उनके सामने भी वो यही गाना गा दें, या भारत के प्रधानमंत्री जिस समय प्रधानमंत्री का शपथ लेते हैं तो शपथ के समय भी वो हनुमान चालीसा का पाठ कर दें। तो ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये भाजपा की एक मजबूरी है, भाजपा का पाखंड है, और ये केवल, मैं इसमें ध्यान में रखिएगा, कोई भाजपा के शीर्ष नेता की बात नहीं है। भाजपा एक पार्टी के नाते जो उसका स्ट्रक्चर है, जो उसके सिद्धांत हैं, उस सिद्धांत को जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक चेहरा बदलते चला जाएगा, लेकिन समस्या वहीं की वहीं रह जाएगी। मेरा ये मानना है कि कोई भी समाज में जितना व्यक्ति कोई कमजोर होता है वो उतना ज्यादा शरीफ होता है, और जो जितना ताकतवर ज्यादा होता है वो उतना ज्यादा धूर्त होता है। तो किसी भी सभ्य समाज में, दुनिया के किसी भी सभ्य समाज में अपराध दर गिरते चला जाता है। सभ्य समाज का ये सबसे बड़ा चरित्र होता है कि सभ्य समाज में अपराध दर कम होते चला जाता है। अपराध जब कम होते हैं तो घर की महिलाएं हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, ये सब लोग घर से ज्यादा बाहर निकलना शुरू करते हैं, उनकी हिम्मत बढ़ जाती है, और जैसे ही कोई आदमी घर से बाहर पैर रखता है वो किसी न किसी रूप से आर्थिक योगदान करने लग जाता है, उससे परिवार की भी खुशहाली बढ़ती है और सरकार को भी टैक्स ज्यादा मिलता है। भारत में पिछले 12 साल से एनसीआरबी का डेटा बताता है, एनसीआरबी मतलब राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो का रिकॉर्ड, ये मोदी सरकार का ही संस्था है, उसका डेटा बताता है कि भारत में कमजोरों के ऊपर अपराध बढ़ रहे हैं, चाहे महिलाओं के ऊपर बढ़ रहे हो, चाहे बच्चों के ऊपर बढ़ रहे हो, चाहे दलितों के ऊपर बढ़ रहे हो, चाहे किसानों के ऊपर बढ़ रहे हो। उसका पूरा का पूरा ग्राफ है, उसमें कहीं कोई शंका किसी को होने की जरूरत नहीं है। 2012 में प्रति 10,000 महिलाओं में 5 महिलाओं के ऊपर अपराध होते थे, आज वो 7 महिलाओं के ऊपर हो रहे, मतलब 1.5 गुना बढ़ गया। 2012 में प्रति 10,000 बच्चों पर 3 बच्चों के साथ अपराध होते थे, आज वो 4 हो गया, फिर से 1.5 गुना बढ़ गया। दलितों के ऊपर 2 अपराध होते थे 10,000 लोगों के ऊपर 2012 में, आज वो 3 हो गया, मतलब फिर 1.5 गुना बढ़ गया। 10,000 से ज्यादा किसान 2012 में भी आत्महत्या कर रहे थे, 10,000 से ज्यादा किसान आज भी आत्महत्या कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, कारण क्या है? भारत में अपराध दर बढ़ते क्यों जा रहा है? जितने भी शरीफ लोग हैं, जितने भी कमजोर लोग हैं, उनके ऊपर अपराध दर बढ़ रहा है। ये ग्राफ बता रहा है, ये डाटा बता रहा है। यहाँ पर ये जो डाटा आपके सामने है, ये जो चार अलग अलग है, महिलाओं के साथ जो अपराध है वो बढ़ रहा है,
दलितों के साथ जो अपराध, बच्चों के साथ जो अपराध है वो बढ़ रहा है। आपका ग्राफ सामने सामने दिखा रहा है कि नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। 2012 में कम था और 2025 आते आते बढ़ गया। बीच में केवल एक जगह थोड़ा सा एक गड्ढा दिखता है, वो लॉकडाउन हो गया था 2020 में, कोविड लग गया था, तो लॉकडाउन के समय स्वाभाविक है लॉकडाउन होगा तो सब लोग घर में रहेंगे, तो चोर अपराधी भी घर में रहना पड़ गया था। उसके अलावा सतत ये बता रहा है कि बच्चों के ऊपर भारत में अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाओं के ऊपर बढ़ रहे हैं, दलितों के ऊपर बढ़ रहे हैं, किसानों की आत्महत्या बढ़ रही है। ये सारे लोग कौन होते हैं? ये सारे लोग कमजोर होते हैं, ये सारे लोग शरीफ होते हैं। जैसे आज क्रिसमस के दिन कौन भारत में जो अल्पसंख्यक हैं वही तो क्रिसमस मनाएंगे। हम लोग क्रिसमस की शुभकामना देते हैं, बधाइयां देते हैं, लेकिन एक धार्मिक पर्व जो है वो तो ईसाइयों का पर्व है, तो अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक है इसका मतलब कमजोर है, कमजोर है मतलब शरीफ है। अब शरीफों के ऊपर आप दादागिरी कर रहे हो, अब आप कमजोरों के ऊपर दादागिरी कर रहे हो, तो इससे ये कारण क्या है? इस तरह का जो इसके कारण ये भी है, ये भी डाटा बताता है कि इसके चलते भारत में प्रति व्यक्ति, प्रति परिवार जो 10 साल पहले 2012 में जितना एक परिवार की बचत होती थी, सालाना जितना वो कमाता था उसमें जो बचत होती थी वो पहले 10% होती थी, आज वो 5% पर गिर गई है। क्यों ऐसा हो रहा है? लोगों के घर की बचत क्यों घट रही है? क्योंकि लोगों का घर के ज्यादा लोग अब कमा नहीं पा रहे हैं। जो घर के कमजोर हैं, जो घर की महिलाएं हैं, वो घर से बाहर नहीं निकलने की उनको हिम्मत हो रही है। तो घर का एक आदमी कमा रहा है, हो सकता है उसका वेतन बढ़ रहा होगा, लेकिन घर का एक आदमी की कमाई भले बढ़ रही है, कुल मिला के घर के ज्यादा लोगों की कमाई घट रही है क्योंकि वो बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। इसका मतलब क्या? फिर ये बीच में ये केवल इतना बता रहा है, बीच में एक ऊंचा दिखा रहा है पहाड़, वो 2020 में क्योंकि सारे लोग घर पर बैठे हुए थे, कोई खर्चा नहीं हो रहा था, इसीलिए 2020 के लॉकडाउन में सारे लोगों की बचत थोड़ी बढ़ गई थी। लेकिन ये जो बचत है तो घटती जा रही है। तो इसका मतलब क्या है? ये कारण क्या है? इसका सबसे मूल कारण ये है राजीव जी कि समाज और संगठन दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, दोनों अलग इकाई होती है। कोई भी समाज जो होता है वो हमेशा न्याय प्रधान होता है। जज के सामने अगर कोई अपराधी आए तो उसको भी वही सजा देगा जज, और उसका बेटा आए तो भी वही सजा देगा। समाज नहीं, कोई भी जो भी समाज होता है वो न्याय प्रधान होता है। लेकिन दूसरी तरफ जो संगठन होता है वो हमेशा अपनत्व प्रधान होता है। संगठन में अपनों की 100 खून माफ होते हैं, इसीलिए आप देखते हैं बलात्कार किए हुए सेंगर साहब को भी बाहर निकल जाते हैं, ब्रिजभूषण शरण सिंह जी को उनको कुछ नहीं करते हैं तो उनके बेटे को टिकट दे दिया जाता है। बीजेपी गर्व से ये कहती है कि वो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। तो अब मुझे बताइए, जो अपने आप को समाज मानता ही नहीं है, बीजेपी अपने आप को समाज मानती ही नहीं है, बीजेपी अपने आप को संगठन मानती है, तो कोई भी संगठन का चरित्र होता है कि वो कभी भी न्याय प्रधान हो ही नहीं सकता, वो हमेशा अपनत्व प्रधान होगा। और जो समाज होता है वो समाज कभी भी अपनत्व प्रधान नहीं होता, समाज निर्माण हमेशा न्याय प्रधान व्यवस्था से ही होता है। तो ये जो एक फंडामेंटल डिफरेंस है, ये एक मूलभूत समस्या है, और ये मूलभूत समस्या कोई ये गलतफहमी में ना रहे, बीजेपी का समर्थक हो या बीजेपी का विरोधी हो या कोई क्या कहते हैं बिल्कुल न्यूट्रल व्यक्ति हो समीक्षक के नाते भी, कि बीजेपी में किसी के चेहरा बदल जाने से यह समस्या का समाधान होगा, कोई दूसरा आदमी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में आएगा तो समाधान होगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि बीजेपी का जो मूल चरित्र है, कहीं पर भी बीजेपी अपने आप को समाज निर्माण की बात वो नहीं करती है, वो कहती है हम संगठन प्रधान हैं। तो जहां पर भी संगठन होगा, संगठन में अपनों का बचाव होगा और गैरों के ऊपर अनावश्यक अत्याचार होगा। अपने अगर सेंगर है, अपना अगर ब्रिजभूषण शरण सिंह है तो उसको बचाया जाएगा, अगर गैर कोई ईसाई है, गैर अगर कोई चर्च है तो उसके साथ उत्पात मचाया जाएगा। इसके अलावा, और ये जो आपने कहा कि भारत के प्रधान जी आज सुबह सुबह चर्च गए थे, तो उनका तो पाखंड करना उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि दुनिया भर को भी तो कुछ विजुअल्स दिखाने हैं, उनको भी तो ट्विटर पे दिखाना है ना, 2-4 लोगों को टैग करते हुए ट्रंप साहब को, पुतिन साहब को, पाश्चात्य देशों के ईसाई देशों को, ईसाई देश के भी नेतागण हैं, खास करके अपने इटली की एक जॉर्जिया मेलोनी है, उनको भी तो बताना है, वो भी ईसाई हैं, कि हम भी आपका धर्म आपका मनाते हैं। लेकिन दिक्कत यह होगी कि इस तरह के आजकल जो सोशल मीडिया का युग है और चारों तरफ से जिस तरीके से भारत में ये छोटे मोटे उत्पात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये तो पूरी दुनिया में आपका नाम बुरा खराब करेगा। इस तरह से आप करेंगे तो यही हो रहा है। इसी के कारण आपका बांग्लादेश में कोई हिंदू को जला दिया जा रहा है, ट्रंप साहब हिंदुओं को वीडियो में भेज दे रहे हैं,
न्यूजीलैंड हो, कनाडा हो, वहां पर हिंदू लोग अपना कहीं पूजा पाठ करते हैं तो अड़ोसी पड़ोसी आके उनको परेशान करने लग जाते हैं कि आप यहाँ पर न्यूसेंस फैला रहे हैं। ये चीज पहले नहीं होती थी। तो आप अगर दूसरों को कपड़ों से पहचानने की गलती करेंगे तो दूसरे भी आपको कपड़ों से पहचानने लगेंगे, और वैसी स्थिति आएगी तो ध्यान में रखिएगा, इस देश के करीब 3.5 करोड़ लोग हिंदुस्तान से बाहर हैं। मेरे आपके सबके परिचित दोस्त यार भाई, कोई ना कोई हमारा परिचित, कोई ना कोई हमारा संबंधी भारत से बाहर रहता है। हम अगर भारत में लोगों के साथ इस तरह का, कमजोरों के साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे तो बाहर में तो हम कमजोर हैं। मेरे भाई के साथ अगर अमेरिका में सिलिकॉन वैली में वो बेचारा काम करता है किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में, जैसा आपने कहा, प्रेम कुमार जी ने कहा कि जो भारत के बाहर हिंदुस्तानी लोग रहते हैं इस तरह का व्यवहार होगा तो उनको भी वो डर के साए में जी रहे। तो मेरे ख्याल से ये चीज अब भाजपा तो इसका समाधान नहीं निकाल पाएगी, क्योंकि भाजपा के चरित्र में ही ये समस्या का जड़ ही भाजपा का चरित्र है। मेरे ख्याल से इस देश की जनता को अब धीरे धीरे समझना चाहिए कि ये देश क्या संगठन है या ये एक देश समाज है। अगर ये देश समाज है तो फिर आपको न्यायप्रिय होना पड़ेगा, आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर आप संगठन अपने आप को मानते हैं तो इसी तरह का उत्पात होते रहेगा, और आज ये उत्पात आपके यहाँ हो रहा है, कल आपके साथ दूसरे देशों में भी होना शुरू हो जाएगा, तब दिक्कत बढ़ जाएगी। जी जी बिल्कुल। प्रफुल्ल जी आप कैसे देखते हैं? प्रफुल्ल जी आवाज आ रही है, आप कैसे देखते हैं? हम बात कर रहे हैं इन दो तस्वीरों की। अच्छी बात है, आप जाइए दुनिया को दिखाइए, लेकिन दुनिया को भारत का असली चेहरा भी दिखाइए। भारत का असली चेहरा कुछ और होता था, आज कुछ और है, इसको भी दिखाइए। और इसको अगर दूसरे ढंग से कहा जाए तो कहीं ना कहीं हमारे देश की बदनामी हो रही है। आप तो जाते हैं तो अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ जाते हैं, नारे लगवाते हैं इर्द गिर्द दूसरे देशों में भी। हम आप जैसे लोग अगर जाएंगे तो हमारे साथ क्या व्यवहार होगा? थोड़ा सोचिए। एक सामान्य इंसान जो दुनिया में रहता है, इंडियन डायस्पोरा की जब बात करते हैं आप, जो नारे लगाते हैं मोदी मोदी के, उनके साथ क्या गुजर रहा होता है जब हमारे देश में उनके यहाँ के लोगों के ऊपर या उस धर्म के ऊपर प्रहार किया जाता है। तो जो तस्वीरें आज गई होंगी पूरी दुनिया में, इन तस्वीरों को लोगों ने देखकर क्या रिएक्ट किया होगा, ये तो सोचना पड़ेगा। कई लोगों को तकलीफ हो रही है कि आप ये क्या डिबेट कर रहे हैं। कई लोगों को ये तकलीफ होती है कि क्या बात करते हैं, लेकिन ये बात क्यों ना की जाए। हमारे ताना बाना, हमारे देश का जो ताना बाना है उसको तोड़ने की कोशिश है, उसको खत्म करने की कोशिश है, इस पे बात क्यों ना हो? प्रफुल्ल जी नमस्कार, मेरी क्रिसमस, सभी को क्रिसमस की बधाई। और देखिए 2-3 बातें तो शुरू में कहने की जरूरत है। जैसा कि आपने कहा, इन्होंने क्या किया है संगठन और समाज पर, तो सिद्धार्थ जी ने जो कहा उस पर तो बातें बहुत सारी की जा सकती है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ यहाँ अपने साथियों को कि अपराध का जिस प्रकार से इन्होंने पॉलिटिकल कैपिटलाइजेशन किया है, अपराध का पॉलिटिकल कैपिटलाइजेशन इन्होंने किया है संगठन के माध्यम से या जैसे तैसे भी, इनकी बुनियाद में ही वही है। ये चर्च में हनुमान चालीसा पढ़ने जाते हैं ना, तो हनुमान चालीसा तो हम लोग भी पढ़ते हैं। मैं इनको बताऊं कि हनुमान चालीसा लोग क्यों पढ़ते हैं, हनुमान जी से क्या मांगते हैं? हनुमान जी से यही मांगते हैं कि बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। अपने आप को बुद्धिहीन मान करके पवन कुमार को सुमरिए और कहिए कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरो कलेश विकार। जो हे हनुमान जी, हमारे मन का कलेश और विकार हरिए। अगर आत्मा शुद्ध हो तो हनुमान जी से यही मांगेंगे, लेकिन ये तो कलेश और विकास का विकार का प्रदर्शन करने गए हैं। ये कैसे हनुमान भक्त हो सकते हैं? तो हनुमान चालीसा पढ़ने नहीं जा रहे हैं। ये हनुमान चालीसा को भी उतना ही भ्रष्ट करने जा रहे हैं, उतना ही खराब करने जा रहे हैं, उसका दुरुपयोग करने जा रहे हैं। हनुमान जी को जो याद करता है वह उनसे यही मांगता है कि हमारे कलेश और विकार को आप हरण करने, न कि यह कि इसके प्रदर्शित करने का और इसको हथियार बनाए जाने की ताकत हमें दें। ये कैसे हनुमान भक्त हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं है। देखिए, अगर संस्कृति की बात कहें, आपने ताना बाना की बात कही, हम तो उस दौर में बड़े हुए थे जहां केशव और करीम को और क्राइस्ट और कृष्ण को एक कहा जाता था। हम लोग जब सुनते थे प्रोग्राम वॉइस ऑफ अमेरिका या
BBC से या कहीं से भी, तो ये लगता ही नहीं था कि बाइबल की जो कथाएं सुनते थे तो ये लगता ही नहीं था कि ये कृष्ण भक्ति परंपरा में है या कृष्ण भक्ति परंपरा में है। ये प्रभु कहते हैं और प्रभु कह के संबोधित करते हैं, जिसमें हम कृष्ण को कहते थे और उसमें। और देखिए दूसरी बात मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भारत में जो हमारी संस्कृति की जो बात है, हमारे यहाँ निर्गुण सगुण परंपरा रही है, संत और भक्तों की परंपरा रही है। जो सगुण परंपरा है जिसमें तुलसीदास प्रमुख कवि है, सूरदास हैं, इन्होंने कभी भी केशव और करीम की एकता की बात नहीं कही इनमें। लेकिन जो निर्गुण भक्ति परंपरा के लोग हैं उन्होंने केशव और करीम की एकता की बात कही है। ये जो हम सुनते हैं गांधी जी के मुंह से कि हिंदू और मुसलमान दो आंख हैं, दास का भी कथन है, रैदास के भजन में ये बात है कि हिंदू और मुसलमान दो आंख हैं। जब आरएसएस के तो चिन्हित दुश्मन है, बंच ऑफ थॉट में तो साफ साफ लिखा था ना, ईसाई, मुसलमान और कम्युनिस्ट। तो मुसलमान क्यों लिखा था यहाँ पर, ईसाई क्यों लिखा था? क्योंकि ईसाई तो यहाँ राज कर रहे थे। उसका एक प्रसंग समझिए, उसका प्रसंग लोग ध्यान नहीं देते हैं कि जब यहाँ पर ब्रिटिश सत्ता आई तो उस बहुत दिन बाद उसके यहाँ पर जो मिशन था वो आया, और मिशन लेकर के आए थे विलियम कैरी को वहां से इंग्लैंड से चर्च ने यहाँ आने की अनुमति नहीं दी थी पहली बार। वो साइंस ग्रेजुएट थे, बाद में उनको परमिशन मिला, लेकिन यहाँ के जो ब्रिटिश कंपनी शासन जो था उन लोगों ने उनको बहुत महत्व नहीं दिया, क्योंकि उनको लगता था कि धार्मिक बातें फैलाएंगे तो इससे कहीं द्रोह न हो जाए। इसलिए सुंदरबन जो कहते हैं पश्चिम बंगाल का, वहां वो थे। उसके बाद निकल के वो चले गए घाटशिला में, एक आयरन फैक्ट्री में उनके मित्र के थे, वहां मैनेजर हुए। फिर वहां से भी निकल गए तो चले गए श्रीरामपुर जिसे कहते हैं, हमारे घर के बगल में है। वहां जाकर के उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया, और जो पहला प्रेस टाइपोग्राफी उन्होंने बनाई, यही कारण है कि श्रीरामपुर से पहला प्रेस निकला था। तो जुगल किशोर शुक्ला जो उसके संपादक थे, हमारे साथ ही आते हैं, उनके वो परिजन थे, दादा थे या जो भी, तो वो कानपुर के थे। तो वो यहाँ पर आकर के अखबार उदंत मार्तन ने निकाले थे, क्योंकि टाइपोग्राफी वहां से बनी थी। और उनके कर्मकार लोग जो थे, महेंद्र कर्मकार वगैरह, वो सब उनका परिवार अभी यहीं पर श्रीरामपुर बगल में रहता है। तो वो इसलिए इन्होंने कहा क्योंकि ईसाई चर्च से यहाँ के जो शासक वर्ग थे वो भी भीतर सावधान थे। उनको लगता था कि वहां पर वो धर्म युद्ध करके आए थे, और चर्च के शासन में दखल देने से वो की लड़ाई लड़के आए थे, उसको रोक कर आए थे। इसीलिए उन्होंने साथ में जब ईसाई लिखा तो ईसाई धर्म मानने वाले को नहीं, ईसाई धर्म प्रचार करने वालों के खिलाफ उन्होंने लिखा था। ये मुस्लिम इन जनरल और ईसाई में वे लोग जनरल, तो इन्होंने तो किताब में चिन्हित किया। अब देखिए कि इनका नफरत ही जिसकी बुनियाद में हो, जो दुश्मन ही पहले चिन्हित कर रहा हो, उसी किताब में यह नहीं कहा गया कि उनके दोस्त कौन है। जो सिर्फ इसलिए मैं कहता हूं कि ये संगठन जो लोग हैं, ये दोस्त के बिना तो जी सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस हो, ये दोस्त के बिना जी सकते हैं, दुश्मन के बिना नहीं जी सकते हैं। और जाहिर है कि जब हम दोस्त के बिना जी सकने की बात बोल रहे हैं तो दोस्त और दास में फर्क कर रहे हैं। इन्हें दास चाहिए, दोस्त नहीं चाहिए। इन्हें दुश्मन चाहिए, दास चाहिए। तो इनके पूरे सांस्कृतिक बुनावट ही वही है। अभी जब उन्नाव की बात आपने की थी, तो उन्नाव के में जब जो पीड़िता हैं, उन्होंने इनसे बहुत कोशिश की मिलने की, लेकिन मुलाकात तो उनको राहुल भैया से हुई। इतनी करुण आवाज में और कितने विश्वास के साथ उसने कहा कि राहुल भैया ने सामने से फोन किया, मिलने का समय दिया, और मुझे लगता है कि मिल भी गए, वहां उनसे मुलाकात भी हो गई सोनिया गांधी और राहुल गांधी से। कितना भरोसा उपजता है सिर्फ एक नाम से और एक आश्वासन से, टेलीफोन से, कि वहां से हमें मदद मिलेगी। और जब यह होता है उसके बाद सीबीआई के इस जो फैसले की जो उनको मिला है, तो सीबीआई उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती देने के लिए जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, वो भी हो सकता है कि इधर नरेशन बनेगा सुप्रीम कोर्ट में। मैं प्रीएम्प्टिव नहीं कर रहा हूं, मैं कोई अवमानना नहीं कर रहा हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यह हो सकता है कि एक केस दायर हो और स्टे नहीं लगे, तब फैसला होगा, तब तक के लिए वो बेल पर रहें, या पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। जिस प्रकार से चर्च में जाकर के इस तरह की बात बोल रहे हैं, प्रेम कुमार सर ठीक ही बोल रहे थे कि ये कमजोर हैं, इनका नियंत्रण नहीं है अपने लोगों पर। देखिए, जब कोई जो फ्रिंज एलिमेंट होता है, जो उत्तेजना बढ़ा देते हैं, जब उत्तेजना बढ़ जाती है, समाज जब हिंसक हो जाता है, तो किसी का उस पर नियंत्रण नहीं रह जाता है। वो उनके, और अगर ऐसा होता तो फिर भस्मासुर की संस्कृति ही क्यों होती। ये अभी जिसे हम रक्त बीज, अगर मिथ की बात करें तो रक्त बीज के बाद
भस्मासुर का भी विकल्प आता है। ये अब भस्मासुरी प्रवृत्ति में है, ये वहां जा करके भी, क्योंकि उनको देश विदेश जाना है। और देखिए कि मणिपुर में भी जब हिंसा हुई थी तो ईसाई जो लोग हैं, जो चर्च है, चर्च से एक सुगबुगाहट आई थी तो तुरंत इन्होंने अपनी नीतियां बदली थी। और ये बड़े चालाक हैं और इसका जो नतीजा है, ठीक कह रहे थे, इसे हमें भोगना होगा पूरी दुनिया के स्तर पर। ये जानते हैं कि इस्लाम और जो हमारा ईसाई धर्म है, क्रिश्चियन है, ये दोनों आपस में जुडाइज्म जो है, यहूदी लोग, ये फिलिस्तीन की चर्चा कर रहे हैं। फिलिस्तीन के संदर्भ को याद करें और उस बात को याद करें जो योगी आदित्यनाथ ने कहा है, बहुत महत्वपूर्ण कहा है कि फिलिस्तीन की घटना पर बोलते हैं लेकिन बांग्लादेश की घटना पर इनका मुंह सिल जाता है। तो यानी कि फिलिस्तीन की घटना पर ये चाहते हैं कि उस ढंग को ये करें, उसको कैपिटलाइज करें पॉलिटिकली, और ये अलग तरह का तनाव बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए सभी जगह चर्च पर जाकर के हनुमान चालीसा तो पढ़ते हैं लेकिन अपना विकार प्रदर्शन करते हैं। विकार के हरण की बात हनुमान जी से, हमारे महावीर से नहीं करते हैं। इसलिए ये पढ़ते कुछ हैं, करते कुछ हैं, ये दिखते कुछ हैं, होते कुछ हैं। यही इनका दोहरा चरित्र है। दोहरा क्या, बहुरा चरित्र है इनका। बहुरूपीय लोग हैं, ये किसी भी रूप में जाए। इनके आधारशिला में ही वो बात छिपी हुई है जो भारत के में विश्व मन के लिए काम करता है। ये विश्व वृक्ष है, इनकी पूरी की पूरी बनावट ही विश्व वृक्ष की है और उसमें जो भी फल होगा वह अच्छा नहीं हो सकता है। ये इन्होंने साबित कर दिया। देश की जनता ने भरोसा किया था कि शायद इतनी संस्कृति की बात बोलते हैं, इतनी सारी बातें करते हैं, शायद इन पर कोई रुचि हो, कोई ऐसी बात हो, इतने दिनों तक ये थे कुछ करें, लेकिन नहीं। लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासन को भी देखा था। आज प्रेरणा स्थल पर उनकी चर्चा हो रही है। जो तीनों ब्राह्मण को उन्होंने वहां पर बड़ी बड़ी मूर्तियां स्थापित कर दी। 2 दिन पहले चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन गया है, एक बार भी उनकी चर्चा सरकार के माध्यम से मुंह से नहीं सुनी। अभी ये बोल रहे थे चाहे जितना कम समय हो, कम समय के लिए प्रधानमंत्री रहे हो, लेकिन हम सबका मत देते हैं। लेकिन मूर्तियां तो आप बनाए वहां पर उन्हीं का ना, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जिनके बारे में ज्योति बसु कहा करते थे कि आदमी तो सही है लेकिन गलत, एक खास संदर्भ में कहा था, लेकिन गलत पार्टी में। अब देखिए, लेकिन उनका कारण ये था कि दिशा अलग नहीं थी, कैरेक्टर अलग नहीं था, सिर्फ वरीयताओं का कारण अलग था और उतना राजनीतिक साहस नहीं था जितना राजनीतिक साहस नरेंद्र मोदी जी को हासिल है। गठबंधन की सरकार चला रहे थे, नया नया प्रयोग कर रहे थे, तो उन्होंने जो चीजें सौंपी उन्हीं के कारण आज जो विश्वसनीयता बनी थी 2014 में, उसी के आधार पर लोगों ने भरोसा किया ये शायद अच्छा करें। हालांकि और भी बहुत सारे कारण थे, लेकिन लोगों ने भरोसा किया और नतीजा देश भोग रहा है। इनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है क्योंकि इनकी पूरी की पूरी बनावट, इनकी संरचना, इनकी गतिमयता, इनके डायमेंशन, सब कुछ हमारे एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है और पीछे की तरफ है। ये मैं फिर आपके चैनल पर यह कहना चाहता हूं, पर्यावरण को लेकर के मैंने अन्यत्र भी कहा है, मानवता बढ़ रही है। एक तरफ हम ऑर्गेनिक ह्यूमनिज्म और एक तरफ ट्रांस ह्यूमनिज्म की तरफ हम बढ़ रहे हैं। यानी कुछ लोग देवता बन जाएंगे और कुछ लोग जानवर की जिंदगी में पीछे धकेल दिए जाएंगे। ये कुछ लोगों को पीछे धकेल रहे हैं और इसके लिए धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। राजनीति से अधिक ये सभ्यता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। ये सभ्यता के विश्वासघाती हैं सर। जी, सभ्यता के विश्वासघाती हैं, बिल्कुल। अमलेंदु जी, आप कैसे देखते हैं जब यहाँ, क्योंकि क्रिसमस जो है वो सिर्फ भारत का त्यौहार नहीं है, पूरी दुनिया में क्या तस्वीरें आज हमने दी हैं, क्या कुछ हमने दुनिया को दिया है? राजीव जी, दुनिया को हमने मोदी जी की तस्वीर दी है और साथ साथ रायपुर की भी तस्वीर दी है, बरेली की भी तस्वीर दी है। हमने 2 तस्वीरें दी हैं और हमेशा हम 2 तस्वीर देते हैं। हालांकि एक वो जो कॉमेडियन है उनके ऊपर इसी में मुकदमा हो गया था कि भारत में 2 भारत हैं, इसको कहीं कुछ गा दिया था अमेरिका में जाकर उन्होंने, तो यहाँ के जो थे वो मुकदमा कायम हो गया था। तो मोदी जी जो करते हैं, राजीव जी, यहाँ फिर सवाल उठता है कि मोदी जी को क्या उनका जो समर्थक वर्ग है, जो उनके अनुयायी हैं, क्या वो मोदी जी की बात सुनते नहीं है? अगर मोदी जी जाकर वहां प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं, भगवान यीशु से प्रार्थना कर रहे हैं, हाथ जोड़कर बैठे हुए हैं और जब वो कोरस गाया जा रहा है कि आज आई खुशी आई खुशी आई, तो मोदी जी बहुत तन्मयता के साथ जो है हाथ से ताल बजाते हुए, सुर में सुर मिलाते हुए दिखाई पड़ते हैं, ताल से ताल मिलाते हुए।
तो प्रधानमंत्री की बातें इनका समर्थक वर्ग क्यों नहीं सुनता है? इसी तरीके से जब पहली बार प्रधानमंत्री बने और लाल किले पर पहुंचे तो कहा कि 10 साल के लिए आप ये सांप्रदायिक बातें छोड़ दीजिए, हिंसा की बातें छोड़ दीजिए, देश को विकसित रास्ते पे ले जाना है। लेकिन 10 सालों में ही राजीव जी जितना ज्यादा उत्पाद इनके चेलों ने मचाया है, उतना तो पिछले 70 सालों में कभी नहीं मचा। तो मोदी जी की बात नहीं सुनते, या मोदी जी बात कहते नहीं है, मन की बात कुछ और होती है, जुआ पे कुछ और होती है। तो उनकी मन की बात जो है उनके भक्त समझ जाते हैं, और जुआ की बात जो है वो विदेश के लिए होती है, दूसरे देशों के लिए होती है। तो ये हमने तस्वीरें राजीव जी आज दी हैं। लेकिन राजीव जी, इसके बीच में चर्चा करना ये जरूरी है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो प्रतिमाएं स्थापित की हैं, आखिर उसका संदेश क्या है? एक तो राजीव जी अटल बिहारी वाजपेयी और दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमाएं एक साथ स्थापित करना, ये आरएसएस के अंदर का एक संघर्ष जो है उसको क्या पाटने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी? क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी और दीनदयाल उपाध्याय दोनों राजीव जी दो विपरीत ध्रुव थे। और बलराज मधोक की किताब में अटल जी को लेकर जो विचार व्यक्त किए गए हैं, और जो दीनदयाल उपाध्याय की जो जिस तरीके से मृत्यु हुई उसको लेकर सब बातें कही गई हैं, वो तो बड़ी खतरनाक है। तो ये आखिर क्या साबित करना चाहते हैं दीनदयाल उपाध्याय को वहाँ प्रतिमा बनाकर और अटल जी की प्रतिमा बनाकर? चलिए, अटल बिहारी वाजपेयी फिर भी प्रधानमंत्री रह लिए, आपने उनकी प्रतिमा बना ली। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, चलिए बाद में वो संविधान सभा के सदस्य थे, मंत्री रहे, तो आपने उनकी प्रतिमा लगा ली, कोई बात नहीं। लेकिन भाई, हमारा टैक्स पेयर का पैसा जो है ये दीनदयाल उपाध्याय के लिए क्यों खर्च किया जा रहा है? दीनदयाल उपाध्याय का भारत के लिए क्या योगदान है? समाज के लिए दीनदयाल उपाध्याय का क्या योगदान है? अटल बिहारी वाजपेयी का योगदान समझा जा सकता है, ये भारत के प्रधानमंत्री रहे, बस इतना सा योगदान, बाकी और तो कोई योगदान नहीं है। इसी तरीके से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का योगदान है कि जब आज़ादी का आंदोलन हो रहा था, 1942 का स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन था, और भारत छोड़ो आंदोलन की जब कॉल दी जा रही थी, तो उसको चलने के लिए अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। ये योगदान है श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। तो इसी को याद करने के लिए उनकी प्रतिमा लगाई गई है श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ विश्व भवन कर रहे थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, इसीलिए प्रतिमा लगाई गई है। तो ये लगाई जा सकती है, कल को आप किसी भी प्रतिमा लगा सकते हैं। सावरकर की आपने लगाई थी, कल को अगर गोडसे की भी आप लगा देंगे तो कौन रोक लेगा आपको? क्योंकि आप सरकार में हैं, आपके पास पैसा है, जनता का पैसा खर्च करने के लिए, आप किसी की प्रतिमा लगाइए, किसी की भी लगा सकते हैं। तो लगाइए, आप शौक से लगाइए, लेकिन जिसकी प्रतिमा लगा रहे हैं उसका समाज के प्रति क्या योगदान है ये तो बताइए। ये आप बताने को तैयार नहीं है कि इनका क्या योगदान है। तो ये राजीव जी बहुत खतरनाक संकेत जो है ये साफ तौर पर दिए गए हैं, चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की और दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा लगाना हो, और चाहे गिरजाघरों के ऊपर जिस तरीके से आज हमले किए गए हैं और जिस तरीके से हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है। इनको वज्र जो मूर्ख हैं राजीव जी, इनको ये भी नहीं पता कि कर्नाटक के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने बजरंगबली का इसी तरीके से इस्तेमाल किया था, और उसका परिणाम तुरंत बजरंगबली ने गदा उठाकर दे दिया भारतीय जनता पार्टी को कि मेरे नाम का दुरुपयोग करोगे तो ऐसी गदा लगाएंगे तुम्हारी पीठ पे कि अकल ठीक हो जाएगी। और ठीक कर दी बजरंगबली ने इनकी अकल। लेकिन ये फिर भी जो है सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। अब चढ़ के सामने खड़े होकर आप जो है बजरंगबली की जो है हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, और सीधे पढ़ने को बोल दिया जाए तो कोई नहीं पढ़ पाएगा। इसी तरीके से वंदे मातरम, प्रधानमंत्री जो थे वंदे मातरम संसद के अंदर पे बात कर रहे थे और देख कर पढ़ रहे थे, तब भी शुद्ध नहीं बोल पा रहे थे, और कह रहे हैं कि पूरा गाया जाए वंदे मातरम। तो ये राजीव जी ये जो जिस तरीके के ये पाखंड की करते हैं, तो उससे देश के सामने कई सारे सवाल खड़े होते हैं। समस्या जो है वो ये है कि अब चुनौतियां मोदी जी के सामने बढ़ रही हैं, और इन चुनौतियों का मुकाबला कैसे किया जाए। तो कहीं मंदिरों, कहीं जो है गिरजाघरों के आगे आप झाल बजाइए, कहीं आप मस्जिदों के आगे जो है जय श्री राम के नारे लगाइए, यही सब। यानी राजीव जी, इन लोगों ने हमारे तमाम देवी देवताओं को हिंसा का हथियार बनाकर छोड़ दिया है। हिंदू धर्म के साथ इससे ज्यादा बुरा जो है वो तो औरंगजेब ने भी नहीं किया था, जो है भाजपा से कर रहे हैं, जिस तरीके से हिंदू धर्म को बदनाम करने का काम कर रहा है। तो ये राजीव जी हिंदू धर्म के सबसे बड़े दुश्मन हैं। हिंदुओं को अब जागने की जरूरत है। हिंदू सोए हुए हैं, हिंदू जागे, और हिंदू विरोधी भाजपाइयों को इनको सबक सिखाएं जी। लेकिन इसको ज़रा दूसरे ढंग से देखा जाए प्रेम कुमार जी, भारत की छवि विदेश में कैसी बन रही है, और इसका और कितनी चुनौतियां आने वाले समय में, जो अभी हुआ है, जो आज के दिन में पिछले 2-3 दिनों से, और दिल्ली के कुछ स्कूलों में बता दिया गया, बोल दिया गया कि किसी बच्चे को सेंटा क्लॉज नहीं बनाना है, अगर किसी टीचर ने ऐसा किया तो पनिश किया जाएगा। ये सब जो पिछले दिनों ये सारी घटनाएं आ रही हैं, इसको कैसे दुनिया देखेगी, पहली बात। दूसरी बात, थोड़ा सा उधर भी मैं चलना चाहता हूँ, सिंगर वाले मामले में
पीड़िता का जिक्र हमने किया था, उस मामले में भी, वहाँ भी, उस मामले में भी बीजेपी चुप है। बीजेपी की चुप्पी देखिए आप, बिल्कुल खामोशी है, शांति है। आपने अभी आम आदमी पार्टी के नेता, और इतना ही नहीं, जांच एजेंसियां, वो भी इसमें एक्टिव नजर नहीं आती हैं जितना एक्टिव वो विपक्ष के किसी केस में नजर आती हैं। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने बता दिया। अभी एक बाइट सुन लेते हैं, प्रियंका चतुर्वेदी की बाइट है, वो भी यही बात कह रही हैं कि कैसे बीजेपी के लोग यहाँ चुप्पी साध लेते हैं। यानी आप अपना रास्ता, अपना डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर देश के सामने दिखा रहे हैं, दुनिया के सामने दिखा रहे हैं, लेकिन ये तो मनमानी होगी ना प्रेम कुमार जी। पहले जरा सुन लेते हैं प्रियंका चतुर्वेदी को, सुनिए। नमस्कार। आप सभी को बिल्किस बानो का केस तो याद होगा ही, कैसे उस महिला के साथ गैंगरेप हुआ, किस तरीके से, घिनौनी तरीके से उन आरोपियों ने उनके साथ बलात्कार किया, और उनकी परिवार की एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद उन आरोपियों को सजा मिली। पर गुजरात कमीशन के चलते उन 11 आरोपियों को फिर रिहा कर दिया गया ड्यू टू गुड बिहेवियर। और इस वजह से पूरे ही देश भर में हम सभी ने उत्तेजित होकर, आउटरीच होकर हमने इसके बारे में अपनी आवाज़ उठाई थी, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने उस जो रेमिशन का था, ऑर्डर था, उसको साइड पे किया, ऑन होल्ड रखा। पर बात वहीं पे नहीं खत्म हुई थी। ये जो मुख्य आरोपी थे, उनको बकायदा जब गुजरात पहुंचे थे, उनको माला पहनाई गई थी, उनका स्वागत किया गया था, और कुछ तो बीजेपी के मंच पे भी पाए गए थे। फिर आपको याद होगा कि किस तरीके से कुलदीप सेंगर, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, उन पे एक नाबालिग लड़की पे रेप करने का चार्ज था। उनको बकायदा संरक्षण दिया जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी उनसे इस्तीफा नहीं ले रही थी, और बहुत लंबी लड़ाई लड़ने के बाद वो महिला के परिवार ने उनको आरोपी सिद्ध ही नहीं किया, उनको सजा दी गई। पर बात यही नहीं खत्म हुई है। उनके पिताजी की भी, वो नाबालिग लड़की जो लड़ाई लड़ रही थी, उनका पूरा परिवार लड़ाई लड़ रहा था, उनकी भी मृत्यु हो गई। और उसके चलते इनका एक और केस है जिसमें कुलदीप सेंगर जेल में है। पर पूरे देश को चौंकाने वाली बात अब हुई है जब उनको कुलदीप सेंगर को इस रेप केस के लिए उनको बेल दे दी गई है। उनका परिवार, जो लड़की का परिवार है, वो दहशत में है। वो डरा हुआ है, घबराया हुआ है कि वो अपने आप को अब सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं। जब वो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने खींच कर निकाला गया, उनके परिवार जो प्रोटेस्ट कर रहा था उनको लेकर, वो दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की किस तरीके से महिला विरोधी सोच है। और मुझे कोई हैरानी नहीं होगी अगर यही कुलदीप सेंगर को फूलमाला पहनाकर उनको चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक टिकट भी दे दे। और वहीं पे जो उनके साथी हैं, मिनिस्टर हैं, जब उनसे ये सवाल पूछा जाता है, बकायदा उनको डिफेंड करने लग जाते हैं और वो महिला का मजाक उड़ाते हैं। ये कहाँ तक सही है? और कब तक महिलाएं अपनी इज्जत की लड़ाई, अपनी सम्मान की लड़ाई लड़ती रहेंगी? और ऐसे ही एक कॉमन थ्रेड जो चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी उनको संरक्षण देती रहेगी। चाहे वो बृजभूषण शरण सिंह रहे हों, हम सभी को याद है किस तरीके से जंतर मंतर पे जो हमारी महिला रेसलर्स थी उन्होंने लड़ाई लड़ी है। चाहे वो कुलदीप सेंगर हों, अभी सब चुप्पी बांधे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। किसी एक ने आकर विरोध नहीं किया, कोई महिला ने विरोध नहीं किया है। और फिर वो बिल्किस बानो के केस में कितने लोगों ने तो आकर इस बात को डिफेंड किया था। शर्मनाक महिला विरोधी एक जो सोच है, जो मानसिकता है, वो साफ। तो सुन रहे थे आप यहाँ साफ साफ अपनी बात रखते हुए प्रियंका चतुर्वेदी, लेकिन बहुत पोल खोलती हुई बिल्किस बानो का केस हो या ऐसे तमाम केसेस, और कैसे माला पहना दिया जाता है, कैसे स्वागत किया जाता है। अब यहाँ सेंगर का मामला आता है तो भी बात वही है। तो एक जो चेहरा है, और ये आप तीनों के ऊपर देखिए जिस विंडो में, ये एक अलग चेहरा नजर आ रहा है। ये मनमानी है, और अगर मनमानी है तो ये दुनिया में आपकी तस्वीर क्या बन रही है ये तो आप समझ रहे होंगे, और अगर नहीं समझ रहे हैं तो भारत के नागरिकों के साथ दुनिया कैसा व्यवहार करेगी इसका डर भी होना चाहिए। प्रेम कुमार जी, इसको कैसे देखते हैं आप? दो तस्वीरें। जी राजीव जी, आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन भी है, और आज जो माहौल है उसमें अटल बिहारी वाजपेयी के उस बयान को निश्चित रूप से याद करने की आवश्यकता है
जो राजधर्म वाला बयान था गुजरात दंगे के बाद, और नरेंद्र मोदी तब मुख्यमंत्री थे और उन्होंने राजधर्म का पालन करने की इच्छा जताई थी, करने को कहा था। तो मोदी जी ने कहा था हम तो वही कर रहे हैं, बहुत चर्चित वीडियो है। लेकिन उसके तुरंत बाद अटल बिहारी वाजपेयी का एक और दौरा हुआ था गुजरात में, और उन्होंने कहा था कि दुनिया भर में इस्लामिक देश हैं और हम वहां क्या मुंह लेकर जाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे, ये बात उन्होंने कही थी। और आज समान परिस्थिति एक बार फिर दरपेश है और नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनको राजधर्म की नसीहत देने वाले कोई अटल बिहारी वाजपेयी उनसे ऊपर नहीं है बैठे। आज फर्क यह है कि क्रिसमस को लेकर के बातें हो रही हैं और ईसाई तब मुसलमान थे, आज ईसाई हैं, लेकिन तब भी सवाल नरेंद्र मोदी से थे, आज भी सवाल नरेंद्र मोदी से है। तब का सवाल भी अनुत्तरित था, आज भी अनुत्तरित है। ये दोनों परिस्थितियां हैं। और उसके बाद आप जो कह रहे हैं कि दुनिया में क्या होगा, दुनिया में क्या हुआ था गुजरात दंगे के बाद? नरेंद्र मोदी को दुनिया में वीजा देने से लोग कतराने लगे थे, लोग अपने यहां बुलाना नहीं चाहते थे। तो क्या हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ भी वैसा ही व्यवहार होने लगे जैसे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुआ था? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी वैसा ही व्यवहार होने लगेगा? तब क्या स्थिति रहेगी? आज अभी उस स्थिति की कल्पना करना न कोई अच्छी बात है और न कल्पना की जा सकती है, न की जानी चाहिए, लेकिन बढ़ तो हम उसी दिशा में रहे हैं। यह बात है चिंताजनक। इसके बाद आपने दूसरा सवाल जो ये तस्वीर में दिख रहा है, या जो ये आपने उन्नाव की बेटी का जो सवाल उठाया, उसको देखिए, वो सवाल क्या है। सबसे पहली बात यह है कि गैंगरेप का आरोप लगने के बाद भी कुलदीप सेंगर के साथ हमेशा बीजेपी खड़ी रही और आज भी खड़ी दिख रही है। हमेशा खड़ी रही, ये सिर्फ आरोप नहीं है। उनकी अरेस्टिंग नहीं हुई, उनको पार्टी से नहीं निकाला गया तब तक जब तक कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद उनकी अरेस्टिंग ना हो गई, तब तक ये काम नहीं हुआ। तो इसके लिए भी लंबा संघर्ष करना पड़ा। और ये भी संघर्ष कब हुआ? जब बेटी के पिता की हत्या हो गई। बेटी के पिता जब थाने में विरोध करने गए तो उनकी पिटाई हुई, और पिटाई होने के बाद उल्टे उन्हीं पर केस दर्ज हुआ, और उसके बाद कुछ दिनों बाद थाने में मौत हो गया। हिरासत में मौत हुई थी। तो हिरासत में मौत के बाद कोर्ट ने संज्ञान लिया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि अरेस्टिंग हो, यानी कुर्बानी देनी पड़ी थी अरेस्टिंग के लिए। भाई, कुलदीप सेंगर की गिरफ्तारी के लिए उन्नाव की बेटी को अपने पिता की कुर्बानी देनी पड़ी, या पिता को अपनी बेटी के लिए अपनी जान देनी पड़ी। इतना ही नहीं, ये जो सजा मिली, इस सजा के लिए भी बहुत लंबी लंबी कुर्बानियां दी गई। भाई, इनकी मौसी का देहांत हो गया, चाचा पर केस लगे, और भी वकील की मौत हो गई, बहुत सारी चीजें हुई, तब जाकर के ये हुआ कि कुलदीप सेंगर को सजा हुई जी। और आज जो हो रहा है, मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं अपने सभी दर्शकों का कि ये जो न्याय के नाम पर अन्याय दिख रहा है कि कुलदीप सेंगर को, जो कि सजा याफ्ता मुजरिम है, उसकी सजा को सस्पेंड किया गया है। ये सिर्फ एक नहीं है, एक और होने वाला है। ये घटनाएं, एक घटना तो घट गई है, दूसरी घटना होने वाली है, क्योंकि इस घटना से कुलदीप सेंगर बाहर नहीं आएगा। कुलदीप सेंगर तब बाहर आएगा जब दूसरे मामले में, जिसमें उन्नाव की बेटी के पिता की हत्या हुई थी, उसमें जब उनको जमानत मिलेगी तब वो बाहर आएगा। और ये सीक्वेंस में वो भी होगा, क्योंकि उसको होने के लिए ही ये घटना हुई है। तो ये न्याय के नाम पर अन्याय की आपराधिक साजिश न्याय के मंदिर में गढ़ी जा रही है।
ये हम कहना चाहते हैं कि एक हुआ है, एक होने वाला है। अभी सजा मुलतवी की गई है और उसके बाद में जमानत दी गई है, और 28 दिसंबर को जब एक और सुनवाई होगी उन्नाव की बेटी के पिता की, तब उस मामले में फाइनली ये बाहर आ जाएंगे। सीबीआई का देखिए क्या है, उसको लाज लग रहा है, शर्म आ रही है सुप्रीम कोर्ट जाने में। दिल्ली में रहते हैं लेकिन उनको पिटीशन लगाने में दिक्कत हो रही है। क्यों इतनी दिक्कत? तो भाई अरविंद केजरीवाल मामले में नहीं हुई थी, सौरभ भारद्वाज ने ठीक कहा, दूसरे मामलों में तो नहीं होती है। तो ये कुलदीप सेंगर का संरक्षण तब भी था, बहुत सारी कुर्बानी के बाद वो जेल गया, और आज सजा से उसको जो मुरब्बत मिल रही है, जो जेल से बाहर निकालने की साजिशें रची जा रही है, वो भी लगता है कुर्बानी मांग रही है। और उन्नाव की बेटी ठीक कह रही है कि मेरी जान चली जाएगी, मामला खत्म हो जाएगा और इस देश में कुछ नहीं होगा। हम फिर एक बहस कर रहे होंगे कि उन्नाव की बेटी की हत्या कर दी गई और साजिशन हत्या कर दी गई। इस हत्या की पूरी आशंका है, ये मैं कहना चाहता हूं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। कैसे आप देखते हैं प्रफुल्ल जी का नाम भी ठीक कर लीजिए ज़रा। और प्रफुल्ल जी, कैसे आप देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को, जिसमें यहाँ उन्नाव की हम बात करें, जो तस्वीरें हैं, अलग अलग तस्वीरें आप देखिए, इन तस्वीरों को ज़रा ऊपर हम देख रहे हैं। एक और तस्वीर है जिसमें हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरी तस्वीर प्रधानमंत्री की, उस पर चर्चा कर रहे हैं। दुनिया इन तस्वीरों को देख रही है, कैसे क्रिसमस पे यहाँ तोड़फोड़ की जा रही है। उन तस्वीरों को और इन तस्वीरों के बीच एक रेप पीड़िता को जो यहाँ पर न्याय मिलनी चाहिए, वो न्याय नहीं, वहाँ उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, बल्कि यहाँ तो एक डर का आलम खड़ा किया जा रहा है। कैसे देखा जाए? अगर संभव हो तो वो चित्र भी एक बार डिस्प्ले करें, जिसमें वो भारत माता के चित्र के साथ वहाँ प्रेरणा स्थल पर सिंह वाहिनी का चित्र दिखलाया गया है, अगर संभव हो तो। बहरहाल मैं ये जरूर कहता हूँ आपसे कि राजधर्म की बात बार बार उठती है इनके संदर्भ में, कि राजधर्म निभाने के लिए ये तस्वीर है जो आप कह रहे थे, ये तस्वीर जी, ये भारत माता के साथ ये जो सिंह वाहिनी है, ये जिनके हाथ में भारत का नक्शा है, ये कहाँ का चित्र है और कैसे ये भारत माता के चित्र के साथ इसका इस्तेमाल प्रेरणा स्थल में हो सकता है? ये झंडा वो किसके कैसे हाथ में थमा दिया गया है? ये एक गंभीर मामला है, इसको पता नहीं, जो कानूनविद लोग हैं लोग देखेंगे। मैं तो सिर्फ अपनी राष्ट्रभक्ति की भावना से ही इसको समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ये चित्र हो नहीं सकता है, क्योंकि नक्शा बहुत संवेदनशील मामला होता है। नक्शा और झंडा दोनों का इस्तेमाल कर लिया गया है। ये तस्वीर है भारत का नक्शा है पीछे, और फिर सामने हाथ में तिरंगा है जी, और सिंह वाहिनी है। भारत का तो दूसरा राज्य चिन्ह है। तो बहरहाल मैं सिर्फ ये अंडरलाइन कर रहा हूं ताकि लोग देखेंगे और महसूस करेंगे कि इनका इरादा क्या है। गनीमत यह है कि जिस प्रकार इन्होंने सिक्का में किया था वो इस बार नहीं किया है, लेकिन इरादा इनका वही होगा। इस झंडे में जो हमारा तिरंगा का रंग है वो भी देखिए, क्या ये तिरंगा है, ये क्या है? अब इसको गौर से देखिए। गनीमत इतना है कि क्लियर कट भगवा नहीं है, लेकिन मैं अपने जो हमारे श्रोता समाज के जो लोग हैं या दर्शक जो देख रहे हैं, उनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि वो अपने ढंग से इसका विश्लेषण करें कि ये क्या है। दूसरी बात, राजधर्म की बहुत चर्चा होती है और राजधर्म के ये कहा जाता है, सामान्यतः यह अटल बिहारी वाजपेयी जी के संदर्भ में कहा जाता है कि उनमें बड़ी सरासयता थी, बड़ी भावुकता थी कि उन्होंने कहा कि राजधर्म का पालन करना चाहिए। लेकिन मामला दूसरा है। मामला क्या है कि अगर मोदी जी ने राजधर्म का पालन नहीं किया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने किस राजधर्म का पालन किया? ये तो उनको करना था राजधर्म का पालन। और ये बहाना नहीं चलेगा कि वे चाहते तो थे लेकिन अडवाणी जी ने उनका हाथ रोक लिया। सवाल कारण कई हो सकते हैं, एक्सक्यूजेस कई हो सकते हैं। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए आपने क्या किया था, क्योंकि भारत की जनता ने आपके प्रधानमंत्रित्व से उम्मीद की थी। आप सक्षम थे, और नहीं तो क्यों
अडवाणी जी क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन गए, तब उन पर दोष आता। पहली बात तो ये। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि सेंगर साहब को जिस सीआरपीसी के 389 के तहत शायद उनको बेल वो मिला है कि अच्छे आचरण और जिस किसी कारण से, और अभी प्रेम कुमार सर ठीक ही बोल रहे थे कि अगर उन पर ये होगा, ये मुकदमा अगर दायर होगा, उनका वो जो 10 साल का जिसमें सजा है हत्या के मामले में या प्रयास, तो बहुत सारे केस उन्होंने किए हैं, उसमें जब उनको ये होगा उसके लिए भी प्रेरणा स्थल से प्रेरणा जाएगी, उसमें भी हो सकता है बेल मिल जाए। जब इतने बड़े हत्या इतने बड़े मामले में उन्हें बेल मिल गया है तो इसमें क्यों नहीं मिलेगा। राम रहीम हमारे सामने है, आसाराम का केस हम लोग देख ही रहे हैं। ये किस तरह के भारत की तरफ हम जा रहे हैं और ये कौन सी छवि बना रहे हैं भारत में। विदेश में जो हमारे जो भी विदेश के कर्णधार हैं वे अगर हम लोगों की इस बात को सुन रहे हैं तो उनसे प्रार्थना पूर्वक यह निवेदन जरूर करना चाहिए इस अवसर पर। मैं कम से कम करने की अनुमति चाहता हूं। ये जो आप देख रहे हैं हनुमान चालीसा का पाठ करना और ये इस तरह का धार्मिक विद्वेष या मूल चरित्र नहीं है। भारत के इस मूल चरित्र पर कुछ इस तरह का आच्छादन हो गया है जो ये एक गलत छवि जा रही है। भारत का मूल चरित्र तो सहमिलानी का है। भारत का मूल चरित्र वह है जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था, सार्वभौम स्वीकृति और सार्वभौम धार्मिक मान्यताओं का अनुपालन ही भारत का मूल चरित्र है। ये जो समय समय पर इस तरह के व्यवधान आ रहे हैं, कृपया हमारी इस स्थिति को दुनिया जरूर समझेगी सर, और ये नहीं मानेगी कि बदल गया है। ये लाख कोशिश करें, भारत को बदल नहीं सकते हैं सर। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अमलेंदु जी को जरा ले आइए स्क्रीन पे। अमलेंदु जी से भी जरा समझें कि उन्नाव का जो मामला है वो क्या आज की तारीख में जिस ढंग से अभी प्रेम कुमार जी भी कह रहे थे, और वो कि एक केस अभी और है और उसके बाद आश्चर्यचकित आप और होंगे उसमें जब इस सेंगर को जो सज़ा याफ्ता है, उसको कन्विक्टेड है, उसको वहाँ से भी बरी कर दिया जाएगा या वहाँ उसके केस को निलंबित कर दिया जाएगा। कोर्ट के मामले में हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सवाल कई उठते हैं, पैदा होते हैं। इस पर आपकी टिप्पणी। राजीव जी, तो कोर्ट के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, लेकिन कोर्ट के फैसलों की आलोचना हम कर सकते हैं। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है और ये हम करते रहेंगे। अगर अदालतें इस तरीके के फैसले देंगी तो चाहे अवमानना का नोटिस दीजिए, चाहे फांसी पे चढ़ा दीजिए, ये अधिकार हमारा है, इस संविधान ने हमको दिया है, ये हम करते रहेंगे। फैसलों पे सवाल उठते रहेंगे। आपने किस कानून का सहारा लिया, किस आधार पे दिया, हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन मतलब ये है कि आपने जो तर्क दिया है, यानी आपने कहा कि साहब वो चूंकि लोक सेवक नहीं है, पॉक्सो जो एक्ट है उसके तहत वो उसमें उसको लोक सेवक नहीं बताया गया है। भ्रष्टाचार के मामले में तो जनसेवक है, मतलब पब्लिक सर्वेंट है विधायक, और पॉक्सो में नहीं है। तो भाई ये कैसी उलटवासी ये न्याय संहिता कर रही है। तो ये सवाल उठते हैं जिसका सहारा लिया गया है। बहरहाल राजीव जी देखिए, किसी के पक्ष में कुछ फैसला देना हो या कुछ तर्क निकालने हो तो कुछ ना कुछ तो कानून के सहारे लिए जाते हैं, इधर से घुमाकर उधर से घुमाकर वो लिए जाते हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये नहीं है कि किस आधार पर जमानत दी गई, किस आधार पर जमानत नहीं दी गई। सवाल ये है कि क्या इतनी बड़ी घटना में, और जब ये स्पष्ट है कि भाई उस व्यक्ति का चरित्र किस तरीके का है और पीड़िता के साथ क्या क्या हो चुका है, वो अपना घर छोड़कर दिल्ली में रह रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से रह रही है, और उसके बाद जमानत मिल जाती है, तो सवाल तो इस पर उठेंगे निश्चित तौर पर। और जिस तरीके का व्यवहार उसके साथ पुलिस कर रही है मोदी जी की, उस पर भी सवाल उठेंगे कि मोदी जी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या यही है, तो इस पर तो सवाल उठेंगे निश्चित तौर पर। तो जो भी राजीव जी ये कुछ हो रहा है, ये साफ तौर पर हम बार बार ये कहेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र चेहरा जो है, ये इस घटना से सामने आ रहा है। आप सुनिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मंत्री हैं कैबिनेट के दया शंकर सिंह, वो स्वागत कर रहे हैं कि हम स्वागत करते हैं, क्षत्रिय हैं वो भी, तो स्वागत कर रहे हैं। और ओम प्रकाश राजभर हैं, वो हंस रहे हैं। तो ये राजीव जी जिस तरीके से संवेदनहीन प्रतिक्रियाएं भाजपा के नेताओं की तरफ से भी आ रही हैं, ये भी इनके असली चाल चरित्र चेहरे को साफ तौर पर बताती हैं कि इनका असली चाल चरित्र चेहरा क्या है। तो ये राजीव जी बुरी तरीके से बेनकाब हुए। समझना उनको है जो इनको वोट देते हैं, चाहे किसी नाम पर देते हो, समझना उनको है कि भाई ये किस तरीके के लोग हैं। हमको नहीं समझना है, समझना उनको है जो इनके समर्थक हैं। और राजीव जी तमाम वीडियो इस तरीके के वायरल हुए हैं जिसमें लोग ये कहते सुने जाते हैं कि मैं बहुत समर्थक था भाजपा का, मोदी जी का अंधभक्त था, लेकिन जब मेरे ऊपर आकर पड़ी तो मेरे साथ भी ऐसा किया गया, तो मैं इनका भक्त नहीं हूँ।
मतलब जब तक आपके ऊपर मुसीबत नहीं पड़ेगी तब तक आप भक्ति करते रहेंगे। तो ये देखना राजीव, चूंकि ये एक केस नहीं है, तमाम केस इस तरीके के आए हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र चेहरा जो है वो सामने आता रहा है राजीव जी। तो इसलिए इस पर मुझे लगता है कि जो भाजपा के समर्थक हैं या उनके जो मतदाता हैं उनको भी गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है कि भाई आप किसके साथ खड़े हुए हैं, किन लोगों के साथ खड़े हुए हैं जिनका खुला रवैया ये है। ये अकेले कुलदीप सेंगर को बचाने की कोशिशें नहीं की गई राजीव जी। स्वामी चिन्मयानंद का मामला था, मुकदमा वापस दिया उत्तर प्रदेश की सरकार ने। ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला था, चार्जशीट दाखिल हो गई लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। पहलवान लड़कियां जो थी उनको उठा के पटका गया दिल्ली की सड़कों पर पुलिस के द्वारा। ये सब हुआ। और किसको पटका गया? जिसको मोदी जी ने खुद कहा था ये तो मेरी बेटी है, उसको पटका गया। विनेश फोगाट को तो मोदी जी ने बुलाया था ना जब वो मेडल जीत कर आई थी, तो उसको पटका गया। तो ये राजीव जी भारतीय जनता पार्टी का जो असली चाल चरित्र चेहरा है ये सामने बार बार आता है। तो ये सोचने समझने की आवश्यकता है। और इसीलिए जो डबल इंजन की सरकार है राजीव जी, वहां कानून व्यवस्था जो है वो ज्यादा खराब है। इसलिए खराब है चूंकि मालूम है कि हम कोई अपराध करेंगे तो हमारे समर्थन में सरकार खड़ी होगी, इसलिए लोगों के हौसले बढ़ते हैं अपराधियों के। आप अपराधियों राजीव, ऐसा नहीं कि राजनीति में अपराधी पहली बार कोई आ रहे हो। जब से देश आजाद हुआ उसके बाद भी राजनीति में अपराधी थे, ऐसा नहीं थे। लेकिन अपराधी जो थे वो सत्ता को संचालित करते हो और सत्ता के ऊपर हावी हो जाते हो, ऐसा कभी नहीं रहा था। राजनेता अपराधियों का इस्तेमाल करते थे चुनाव जीतने के लिए, कुछ पॉकेट्स में अपने लिए। लेकिन आज तो अपराधी जो है वो सत्ता को संचालित करने लग गए हैं। अब कुलदीप सेंगर क्या है भाई? अगर उनको बचाने की पूरी कोशिशें की जाती हैं और अदालतों तक से इस तरह के फैसले आते हैं तो सवाल तो उठेंगे निश्चित तौर पर। क्यों नहीं सवाल नहीं उठेंगे? तो ये मुझे लगता है राजीव जी गंभीर परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। और हम लोग जिस तरह की चर्चा करते रहते हैं लगातार कि देश बहुत खतरनाक मोड़ पर खड़ा हुआ है, देश असुरक्षित हाथों में है, ये सारी घटनाएं राजीव जी चाहे अपराध के मामले को लेकर हो, चाहे ये जिस तरीके से झाल बजाई जा रही है चर्च के आगे खड़े होकर, चाहे वो गिरजाघरों पर हमले हों, चाहे मस्जिदों पर हमले हों, ये जिस तरीके की भी ये घटनाएं सब हो रही हैं, ये देश एक खतरनाक मोड़ पर खड़ा हुआ है। और अगर लोग अभी तक सचेत नहीं हुए तो आगे आने वाले दिन इस देश के लिए बहुत बुरे होंगे। हम लोग तो खैर जहाँ होंगे वहाँ होंगे, लेकिन भुगते का जो है ये देश, मोदी जी देश को उसी तरफ ले जा रहे हैं। जी, बहुत गंभीर चर्चा, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे थे हम, और इसमें इन तमाम मसलों को और ख़ासकर हम अपने किस चेहरे को बाहर दिखा रहे हैं, दुनिया में किस चेहरे को दिखा रहे हैं, देश में किस चेहरे को दिखा रहे हैं, हमारी सरकारें क्या कर रही हैं, इन सब पे चर्चा कर रहे थे। इन सब के बीच आखिर पीड़ित कौन होता है, परेशान कौन होता है? देश की आम जनता, आप और हम। सोचिएगा ज़रा। बहुत बहुत शुक्रिया अमलेंदु जी, बहुत